कौन सी राज्य सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है? मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रही है। स्वदेशी उद्योगों, फसलों और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो डेयरी यहाँ पे स्थापित की जाएगी। माइक्रो डेयरी स्थापित की जाएगी। अब इसका जो उद्देश्य होगा जैसे कि दूध उत्पादन को बढ़ाना, मिल्क प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बढ़ाना, और साहिवाल हो गया, थारपाकर और गिर जैसी देसी गाय की नस्लों को संरक्षित करना और आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आय को यहाँ पे बढ़ाना है। नंद बाबा मिल्क मिशन, ये तो आप लोग इससे भली भांति परिचित ही होंगे। नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत देसी गायों की नस्ल की खरीद के लिए 14 के 40,000 रुपये दिए जाएंगे। यह सब्सिडी प्रति पशुपालक अधिकतम 2 देसी गायों की नस्लों की खरीद पर लागू है। किस देश ने 5 जुलाई को ओपन काइलिन नामक अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया? जापान, चीन, भारत, रूस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, चीन। चीन ने 5 जुलाई को अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन काइलिन नाम दिया है, जिसका उद्देश्य देश को अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में कटौती के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करना है। लगभग देखा जाए 40,000 डेवलपर्स के एक समुदाय ने मौजूदा ओपन सोर्स जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके आधार पर ओपन काइलिन बनाया हुआ है। इसका जो उपयोग है अंतरिक्ष कार्यक्रमों के स्पेस प्रोग्राम और वित्त और ऊर्जा जैसे उद्योगों में किया जाएगा। इसरो ने निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया हुआ है? SLV, GSLV, PSLV, इसके अलावा LMSLV। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BPSC के लिए पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे SSLV। इसरो अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को निजी क्षेत्र को ट्रांसफर करेगा। रॉकेट की 2 विकास उड़ानें आयोजित करने के बाद SSLV को पूरी तरीके से निजी क्षेत्र को, प्राइवेट क्षेत्र को यहाँ पे स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसरो ने मिनी रॉकेट को उद्योग को स्थानांतरित करने के लिए बोली कह सकते हैं, बिडिंग कह सकते हैं, ठीक है ना, बोली लगाना यहाँ पे, बिडिंग लगाना यहाँ पे, इसी के जरिए उसने निर्णय लिया हुआ है कि जो सबसे अधिक बिडिंग लगाएगा उसी को दिया जाएगा, उसी कंपनी को दिया जाएगा। यहाँ पे SSLV द्वारा इसरो द्वारा विकसित छठा प्रक्षेपण यान है। छठा प्रक्षेपण यान है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का घरेलू अंतरिक्ष उद्योग 2025 तक अर्थव्यवस्था में $13 बिलियन का योगदान भी देगा। रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अतानु दास, अभिषेक वर्मा, पार्थ सालुंखे, डोला बनर्जी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने फाइनल में कोरिया के सोंग इन जून को 7-3 से हराया हुआ था। भारत ने अंडर 21 महिला रिकवर व्यक्तिगत वर्ग में भी यहाँ पे कांस्य पदक जीता हुआ है, ध्यान रखिएगा। भाजा कौर ने चीनी ताइपे की सु सिन यू को यहाँ पे हराया हुआ था। नाम है भाजा कौर ने। देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 24 सदस्यीय भारतीय दल ने कुल यहाँ पे 11 पदक जीता, जिसमें देखा जाए 11 पदक में तो 6 यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा, 6 गोल्ड हो जाएगा, 1 यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा, इसके अलावा 4 यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा
4 हो जाएगा ब्रॉन्ज। ठीक है, 4 ब्रॉन्ज पदक के साथ समाप्त किया, जो कुल पदकों की संख्या के मामलों में सबसे अधिक है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए इस पुरस्कार के देखा जाए तो 41वें प्राप्तकर्ता होंगे या फिर प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। 10 जुलाई को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम पूछा जा सकता है। तिलक मेमोरियल के जो अध्यक्ष हैं दीपक और रोहित तिलक ने इसकी आधिकारिक घोषणा की हुई है। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की 103वीं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 103वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री को पुरस्कार से सम्मानित करेगा। अब इस पुरस्कार में ऐसा क्या खास बात है, इसे हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इस पुरस्कार को 1983 में शुरू की गई थी। इसके तहत देखा जाए तो 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह भी इसमें मिलता है। 1 लाख नगद पुरस्कार और एक यहाँ पे स्मृति चिन्ह भेंट की जाती है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 10 जुलाई को किस स्थान पर मलेशियाई रक्षा मंत्री श्री दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ व्यापक चर्चा की? नई दिल्ली, कुआलालंपुर, मुंबई, सेबरंगपेराई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, कुआलालंपुर। 10 जुलाई को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कुआलालंपुर में मलेशियाई रक्षा मंत्री श्री दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ व्यापक चर्चा की हुई थी। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ओर बढ़ावा देने और मलेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा भी की। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से औद्योगिक सहयोग को लेके या फिर उसको मजबूत करने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के विस्तार पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने एक्सचेंज ऑफ लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोला जाता है EOL, एक्सचेंज ऑफ लेटर के माध्यम से 1993 में हुए भारत मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन में संशोधन को मंजूरी दे दी। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाने का फैसला किया हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को, इसी को यहाँ पे बोला जाता है जीएसटीएन। ठीक है, यह जीएसटीएन प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों के बीच इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो जीएसटी धोखाधड़ी और फर्जी पंजीकरण के मामले में वृद्धि के बाद वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, PMLA के तहत यहाँ पे लाया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के तहत कर अधिकारियों को धोखाधड़ी के मामले में मूल लाभार्थी का पता लगाने के लिए अधिक शक्ति भी मिलेगी। इसी तरीके से सरकार ने PMLA की धारा 66, इससे बहुत ध्यान से देखिएगा, धारा 66 में बदलाव किया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि किस धारा में बदलाव किया गया है, तो धारा 66 में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस स्थान पर FPO के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनाना मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, नई दिल्ली। कॉन्क्लेव का देखिए जो मुख्य उद्देश्य होगा किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक
कृषि ऋण समितियों को मजबूर नहीं होगा यहाँ पे, मजबूत, ठीक है, मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना है। सरकार ने सहकारी क्षेत्र में 1100, जिसकी संख्या बहुत अधिक है, 1100 नए एफपीओ बनाने का फैसला किया हुआ है। सरकार एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपए 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। एफपीओ खेती को टिकाऊ बनाने और कृषि पर निर्भर लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। किस संस्था ने एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है? सीडैक कोलकाता, आईआईटी कानपुर, सीडैक चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, सीडैक कोलकाता। सीडैक कोलकाता में उत्पादन डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री भुवनेश कुमार ने सीडैक कोलकाता में उत्पाद डिजाइन केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन किया हुआ है। इस केंद्र में सिस्टम डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, आइडिएशन और फैब्रिकेशन के लिए सभी सॉफ्टवेयर और प्रिंटिंग तकनीकों के साथ प्रोटोटाइपिंग और सिस्टम डिजाइनिंग सुविधाएं हैं। यह सुविधा भारत के पूर्वी क्षेत्र के स्टार्टअप, उद्यमी और एमएसएमई के लिए फायदेमंद होगी। निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 2023 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है? मैक्स वेरस्टेपन है, लैंडो नॉरिस, एल हैमिल्टन, ओ पियास्त्री। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपेन। इसी के द्वारा यहाँ पे फार्मूला 1 2023 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता हुआ है। देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड बुल के मैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेड बुल नाम तो सुना ही होगा। रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने सिल्वर स्टोन में 2023 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता हुआ है। यह इस सीजन में रेड बुल की लगातार 10वीं और यहाँ पे पार्टिकुलर अगर उनकी बात किया जाए तो 11वीं F1 जीत है। इसके अलावा देखा जाए तो मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने दूसरे स्थान पर रेस पूरे की। ये भी ध्यान रखिएगा, मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने सेकेंड स्थान इनका रहा। अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, एसबीआई कार्ड। अभिजीत चक्रवर्ती को एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे आप इन्हें देख पा रहे हैं, भारत के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अभिजीत चक्रवर्ती को 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। वह वर्तमान में एसबीआई में डिप्टी एमडी है। वह 12 अगस्त को एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे। वह राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका स्थान लेंगे? राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे। महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया था? 2012, 2013, 2014, 2015। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया हुआ था। मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई है। 2012 में आपको ध्यान भी होगा, 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर
तालिबानों के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें यहाँ पे गोली मार दी गई थी, गोली मार दी गई थी। दिसंबर 2014 में वह सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी बनी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी बनी। भारत और किस देश ने 11 जुलाई को रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश द्वारा रुपए में द्विपक्षीय व्यापार को शुरू किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 जुलाई को बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह कार्यक्रम में ढाका में इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया, ढाका में इसे लॉन्च किया गया। भारत और बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन पर पद्धति के साथ साथ भारतीय रुपए में, इंडियन करेंसी में भी ये व्यापार करेंगे। व्यापार समझौता केवल बांग्लादेश से, ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से भारत, बांग्लादेश से, ठीक है, भारतीय रुपए में निर्यात राशि पर यह लागू होगा, जबकि भारत से, ये ध्यान रखिएगा, भारत से जो भी यहाँ पे आयात करेगा, आयात का जो निपटान होगा ये यहाँ पे अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। बांग्लादेश की ओर से लेन देन जो किया जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है। एक है यहाँ पे सोनाली बैंक, बांग्लादेश का सोनाली बैंक, और दूसरा है यहाँ पे ईस्टर्न बैंक लिमिटेड। तो ये बांग्लादेश की तरफ से ये है, और भारत की तरफ से यहाँ पे हो जाएगा, भारत की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक, और यहाँ पे आईसीआईसी बैंक द्वारा पूरी तरीके से इसको रेगुलेट किया जाएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को दिए गए एक्सटेंशन को अवैध ठहराया। संजय मिश्रा किस संस्थान के निदेशक हैं? ये बहुत चर्चा में है, अभी ध्यान जरूर रखिएगा। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, प्रवर्तन निदेशालय। संजय मिश्रा को पहली बार ध्यान से देखते चलिए 2018 में 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद फिर इसको विस्तारित किया गया 2020 में उनका कार्यकाल जो है यहाँ पे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अभी जो यहाँ पे तीसरा जो कार्यकाल यहाँ पे उनका बढ़ाया गया है, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल जो तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को यहाँ पे अब रद्द कर दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 से आगे विस्तार पर रोक लगा दी थी, इसीलिए फैसले के बाद दिया गया विस्तार अब पूरी तरीके से अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को अवैध करार दिया, लेकिन संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी। इसमें देखा जाए तो जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और संजय करोल की पीठ ने कहा कि कार्यकाल का विस्तार सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के 2021 के फैसले के विपरीत है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने निम्नलिखित में से किसे जीएसटी से छूट दी है? कैंसर से लड़ने वाली दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य उत्पाद। निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2 है, केवल 2 3, 1 3, 1 2 3। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1 2 और 3, तीनों का तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जीएसटी परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी से छूट दी हुई है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें जैसे कि बिना पके, बिना तले हुए, एक्सट्रूड, ठीक है, या फिर एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर देखा जाए तो जीएसटी जो दरें हैं 18% से इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। मछली में घुलनशील पेस्ट पर भी जीएसटी की दरें देखा जाए तो 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा नकली जरी के धागों पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर
जैसे आपको पता होना चाहिए 28% यहाँ पे टैक्स लगेगा। निम्नलिखित में से किसे चरणबद्ध तरीके से एमएसएमई फार्मा क्षेत्र के लिए अनिवार्य बनाया जाएगा? अनुसूची ई, अनुसूची के, अनुसूची एम, अनुसूची वी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अनुसूची एम। चरणबद्ध तरीके से एमएसएमई फार्मा सेक्टर के लिए अनुसूची एम अनिवार्य किया जाएगा। इससे गुणवत्ता आश्वासन में मदद मिलेगी। नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए विशेष दस्ते का गठन किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि नियामक अधिकारियों ने संयंत्रों का निरीक्षण और ऑडिट शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि 137 फर्मों का निरीक्षण किया गया। 105 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 31 फर्मों का उत्पादन बंद कर दिया गया है और 50 फर्मों के खिलाफ उत्पाद रद्दीकरण और निलंबन जारी किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले के निपटारे में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, दूसरा स्थान है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में निपटारे में उत्तर प्रदेश भारत में सेकेंड स्थान पर यहाँ पे आ गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों के निपटारे में यह भारत का दूसरा राज्य बन गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच के मामले में देखा जाए तो यह 5वें स्थान पे है। एफआईआर वगैरह यहाँ पे, ठीक है। इसके आधार पे इसने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत 97.80% एफआईआर का निपटारा किया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले को सुलझाने में दादर और नगर हवेली, ध्यान रखिएगा, दादर और नगर हवेली और दमन दीव देखा जाए तो पहले स्थान पे है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो परसेंटेज है यहाँ पे 98.30 के आसपास है। ध्यान रखिएगा, 30 के आसपास है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूटी की बात की जा रही है, केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पे है। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? चीन, भारत, अमेरिका, जापान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, भारत। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यूएई में भारत ने पदक तालिका में अपना पहला स्थान हासिल किया हुआ है। ओलंपियाड में देखा जाए यहाँ पे 2023 में भारत 4 स्वर्ण के साथ पदक तालिका पर टॉप पे रहा है, पहला स्थान रखा है। यह पहली बार है कि भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। इसमें देखा जाए तो जो गोल्ड जो जीता हुआ है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। गोल्ड जिन्होंने जीता हुआ है, जैसे नंबर 1 यहाँ पे ध्रुव आडवाणी, दूसरा है यहाँ पे ईशान पेडनेकर, तीसरा है मेघ छाबड़ा और चौथा हो जाएगा रोहित पांडा ने 2023 में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। बहुआयामी गरीबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15 वर्षों में 315 मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हुए हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। 15 वर्षों में कह रहा है कि 315 मिलियन, 315 नहीं है ये, बल्कि 415 मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ये रिपोर्ट है यहाँ पे यूएनडीपी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने वैश्विक बहुआयामी गरीब का नवीनतम अपडेट जारी किया हुआ है, जिसमें ये आंकड़े दर्ज है। बहुआयामी गरीबी की घटनाएं देखा जाए तो 55.1% से गिरकर देखा जाए तो 16.5
4% यहाँ पे हो गई है। भारत में अभी भी लेकिन 230 मिलियन से अधिक लोग अभी भी गरीब हैं। MPI देख पा रहे हैं 5 आयामों में 15 संकेतकों में यहाँ पे गरीबी को मापता है, जबकि ये गलत है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयामों में, ध्यान रखिएगा 5 आयाम नहीं 3 आयामों में देखा जाए तो जीवन स्तर हो गया। इसके अलावा आयाम का जो योगदान इसमें देखा जाए तो 39.7% है, जो भारत में गरीबी में सबसे अधिक योगदान देता है। स्वास्थ्य अभाव का योगदान भी देखा जाए तो अच्छा खासा है, जिसे कि 32.7%, और शिक्षा का जो अभाव का जो योगदान है 28.2% है। इस प्रकार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, इनमें से कोई नहीं। देख पा रहे हैं पॉवर्टी इंडेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार 51.9। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 किस स्थान पर संपन्न हुई? कानपुर, मदुरई, चेन्नई, महाबलीपुरम। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, महाबलीपुरम। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बैठक 2023 महाबलीपुरम में संपन्न की गई। मत्स्य पालन विभाग ने अन्य हितधारक के साथ महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर डे देख पा रहे हैं, इसकी बैठक और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन 10 जुलाई और 11 जुलाई को महाबलीपुरम में किया गया। फाइनली यहाँ पे देखा जाए, ठीक है 10 जुलाई एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस 2023 मछली उत्पादकों के योगदान के साथ साथ सतत मत्स्य पालन के प्रति उनके समर्पण को उनके डेडिकेशन को पहचानने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक के दौरान मछली किसानों के समर्पण हो गया, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं पर भी चर्चा की गई, जैसे कि स्टार्टअप हो गया, आधुनिक तकनीकों को अपनाने में नवाचार और मछली उत्पादक में सुधार पर प्रकाश भी डाला गया।